अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टॉपिक जो हमने सदियों पहले पढ़ा था, बैलेंसिंग ऑफ नहीं स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टॉपिक जो हमने सदियों पहले पढ़ा था, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। कि केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर कोफिशिएंट्स को किस तरीके से बैलेंस किया जाए। यानी एक साइड पर अगर सपोज करो कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो दूसरी साइड पर ऑक्सीजन एटम की सूरत में मौजूद है, तो हमने उसका कोफिशिएंट लगाकर दोनों को इक्वल किया था। और इसके लिए हमने ट्रिक्स को फॉलो करते हुए बिल्कुल 100% जो ट्रिक्स जो काम करती हैं, उसको फॉलो करते हुए हमने आराम से बिल्कुल समझ लिया था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह किया जाएगा, और उसको अप्लाई भी किया। बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स हमने समझी। आज हमने क्या करना है, आज हमने उससे एक स्टेप पीछे कि भाई केमिकल इक्वेशन ठीक है, हमें समझ में आती है, उसको बैलेंस करने हमें आता है, लेकिन बात यह है कि केमिकल इक्वेशन की किस किस तरह की हो सकती है। इक्वेशन जब हम शो करते हैं तो पीछे कोई ना कोई उसके बेसिक्स होती है ना, पीछे कोई ना कोई इसकी पूरा एक फंडा होता है कि भाई हुआ क्या। केमिकल इक्वेशन को हम शो जब कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई कि मतलब बहुत बड़े-बड़े रिएक्शंस को हम छोटी-सी फॉर्म में दिखाते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे सपोज़ करो कि अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, वो 2 पार्ट्स में टूट रहा है, कैसे टूटेगा, क्या किस तरह होगा, ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। लेकिन इतने बड़े-बड़े कंपाउंड्स के नाम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप सिंबल्स की फॉर्म में लगाते हो, कैल्शियम के लिए Ca, कार्बोनेट के लिए CO3, दोनों का मिलकर CaCO3। सॉलिड फॉर्म में तो नीचे लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट में S, गैसियस फॉर्म में है तो नीचे लिख देते हैं गैस, सपोज करने के लिए, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। लिक्विड फॉर्म में है तो नीचे लिख देते हैं छोटा सा L। तो इन चीज़ों को, यानी इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ों को सिंबलाइज़ करके किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में हम किया करते थे, ये पुरानी बातें। दोबारा समझें, कोशिश करें कि लास्ट हमने पढ़ा था कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि भाई हम किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को, यानी इतने बड़े केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में लाएँगे और फिर उसको किस तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर इक्वलाइज़ करके दिखाएँगे, ठीक है ना? हमने इतना पढ़ लिया था। लेकिन आज हम उसके पीछे का फंडा पढ़ने जा रहे हैं, कि भाई पीछे कहानी क्या होती है। देखो बात समझना, अगर अभी भी आपको बात समझ में नहीं आई है, तो इंशाल्लाह टॉपिक स्टार्ट अब हो रहा है, ठीक है? पहले हम कनेक्शन समझ रहे थे, अब हम आगे जाकर कोशिश कर रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो आपके ज़हन में अच्छे तरीके से बैठ जाए। अल्लाह से दुआ है कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ जाए और मेरी आवाज़ भी आप तक अच्छी तरह से पहुँच जाए, ठीक है? तो कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए बात समझना, आपने देखा होगा कि कभी किसी एक बंदे को, या एक बंदे को अगर, यानी एक किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी लगानी पड़ती है। अभी हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पीछे से एक छोटी-सी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि जो आपको फिज़िकल लाइफ़ में समझने में आसानी होगी, क्योंकि हर इस तरह की केमिकल रिएक्शंस अगर फिज़िकल लाइफ़ पर लगाते हैं तो समझने में आसानी होती है। काफ़ी टाइम बाद मैं भी आपके सामने शूट करने आ रहा हूँ, तो इस वजह से मुश्किल हो रही है। कुछ अल्फ़ाज़ आगे पीछे भी हो रहे हैं, तो कोशिश करना, इंशाल्लाह समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना? देखो मैंने कहा कि कभी-कभार जैसे एक बड़ा-सा पत्थर, बड़ी-सी ईंट आप ले लो, ब्रिक्स जिसे हम कहते हैं ना, अगर ब्रिक्स में से कोई एक ब्रिक लेकर उसको आप पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश करो, तो आपको किसी न किसी फ़ॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी ज़ोर लगाना पड़ेगा। अब आप वो ज़ोर अपने हाथ से लगाओगे, या उसको उठाकर पटकोगे, या फिर उस पर जो है वो हैमर लगाओगे, या फिर उस पर जो है आप लोहे की कोई चीज़ इस्तेमाल करोगे, वो किसी न किसी फ़ॉर्म में आपने उसको ज़ोर यानी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फिर जाकर वो 2 या 3 या लॉट्स ऑफ पार्ट में वो टूट जाएगा, ठीक है? नहीं बात समझ में आई है? इस टूटने के लिए, इस तोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। देखो बात समझना, कोई चीज़ जब जुड़ती है तो उसके जुड़ने के लिए लाज़मी है कि उसके, यानी जितनी चीज़ों से वो जुड़ रही है, जितनी चीज़ों से वो चीज़ जुड़कर बनी है, वो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। एक बात समझिए ना, केमिकल रिएक्शन सब जो समझने जा रहे हो ना, तो बेसिक से हम हीरो तक बनेंगे, यानी हम ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट होकर हम एक्साइटेड स्टेट तक जाएँगे। केमिस्ट्री के अंदर यही कहते हैं ना, ज़ीरो टू हीरो तो दूसरे सब्जेक्ट्स में होता होगा, लेकिन यहाँ ग्राउंड से एक्साइटेड लेवल तक। बात समझिए ना, कभी अगर आप एक कंपाउंड को देखते हैं जो अगर मुख्तलिफ या डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो उसके लिए क्या लाज़मी होता है कि भाई उसके सारे जितने भी कंपोनेंट्स उसके अंदर हैं, उन तमाम की एनर्जी का इक्वल होना ज़रूरी है। अगर इक्वल नहीं होगी तो फिर वो आपस में बॉन्ड नहीं बना पाएँगे और इसके नतीजे में एक बड़ा-सा कंपाउंड बनकर आपके सामने नहीं आ सकता। ठीक है? इतनी बात समझ में आई? तो जब
हमें ये कंडीशन समझ में आ गई कि हाँ भाई सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, फिर जाकर एक कंपाउंड बनेगा। अब उस कंपाउंड को जब आपने डिकम्पोज करना है, तोड़ना है, तो उसके लिए क्या है कि भाई एनर्जी चेंज करो। देखो जब दो बंदों की एनर्जी चेंज होगी, दो बंदों के रवैये, एटीट्यूड चेंज होंगे, यानी बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होंगे कि आप उसको कंपेरेबल ही ना हो, यानी कि कंप्रोमाइज करने के लिए कोई तैयारी ना हो, तो इस सूरत में दो को जोड़ा नहीं जा सकता, दो को जोड़ा नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? यानी एक बहुत मोटा हाथ हो जिसके गैप, यानी इन उंगलियों की गैप बहुत कम हो, तो ये उंगलियां उसमें दाखिल नहीं हो सकती। हत्ता ये कि वो बहुत छोटी छोटी सी उंगलियां हो तो वो चली जाएंगी उस गैप के अंदर। लेकिन इसको और अच्छे तरीके से यूँ समझो कि अगर आपको इतना पता लग गया कि एक कंपाउंड उस वक्त तक नहीं जुड़ेगा जब तक कि उनकी एनर्जीज जिससे वो जुड़कर बनने जा रहा है, जिन कंपोनेंट से मिलकर, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। एक शर्त समझ में आ गई। दूसरी बात हमने ये कही कि अगर उसको तोड़ना है तो उसके लिए लाजमी है कि उनकी एनर्जी चेंज हो, एक दूसरे से चेंज होगी, एक दूसरे से डिफर होगी। इस सूरत में वो कोई ना कोई 2 से 3 पार्ट्स में वो टूटेगा, 2 या 3 कंपोनेंट्स में वो टूटेगा। तो इससे हमें ये समझ में आया कि अगर आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जो चीज जुड़ी हुई है उसको डीकम्पोज कर देना, उसको तोड़ देना है, उसको तोड़ देना है। तो तोड़ने के लिए लाजमी है कि उसकी एनर्जी चेंज की जाए। मतलब ये कि उसे आप अब एनर्जी, अगर ब्रिक्स को तोड़ना है तो वाकई जोर मारना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने किसी कंपाउंड को तोड़ना है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की मैंने एग्जांपल आपके सामने दी, सोडियम कार्बोनेट की आप एग्जांपल सामने ले लें, तो जब इनको तोड़ना है तो इनके लिए आपने हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो हीट इनको क्या कर देगी, 2 या 3 या 4 या 5 मजीद सिंपलर सब्सटेंसेस में इनको तोड़ देगी। बात समझ में आई? क्योंकि जब इनके कंपोनेंट्स की एनर्जी चेंज हो जाएगी तो फिर ठीक है कि हाँ भाई दोनों अब नहीं जुड़ सकते। फिर जोड़ने के लिए क्या लाजमी है, सबकी एनर्जी का सेम होना लाजमी है। जब एनर्जी सेम नहीं है, चेंज कर दी, तो टूट जाएंगे। फंडा समझ में आया कि हीट का यूज क्यों है, ये मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो अब हमें एक बात समझ में आई कि अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझना है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन यानी कोई सा भी रिएक्शन जिसमें आप एक सब्सटेंस को ले लें और हीट प्रोवाइड करें या एनर्जी प्रोवाइड करें, एनर्जी, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी अगर आप उसे प्रोवाइड करें तो उसकी वजह से वो क्या हो जाए, 2 या 3 या मजीद सिंपल सब्सटेंसेस में वो टूट जाए। इसकी आसान सी एग्जांपल आप यूँ समझ सकते हो, लग करे आपको नजर आए, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है नहीं? अब कैल्शियम कार्बोनेट सपोज कर लेते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में है, आपने उसे हीट यहाँ से प्रोवाइड की, इसके नतीजे में होगा क्या कि ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा, और जब हीट लगेगी तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गैसियस फॉर्म में वो यहाँ से निकल जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा वो तो आपको पता है सॉलिड फॉर्म में ही होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में निकलेगी, और जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये वो उस सूरत में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होकर जारी होगी। इतनी बात आप लोग समझ में आई कि हमने एक जो चीज, अब इसमें मेरे कहने का मतलब ये था कि इसमें कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन, इन सब की एनर्जी सेम थी, इसी वजह से एक कंपाउंड की सूरत में ये बने हुए थे। जैसा ही इनकी एनर्जी चेंज की तो इस सूरत में ये टूट गए, बिखर गए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप अपनी नॉर्मल लाइफ पर भी इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। एनर्जी सेम होंगी, रवैये एक जैसे होंगे, और रवैयों में इतना डिफरेंस नहीं होगा, यानी एटीट्यूड सेम होगा तब तो जोड़ी चल पाएगी, लेकिन अगर नहीं होगा तो उस सूरत में वो टूट जाए। बात समझ में आई? तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा जी, अगर इसको उलट कर दें, इसको उलट क्या कर दें, हम यूँ कहते हैं बेशक इनकी एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई क्या हो गया कि इन दोनों की एनर्जी हम सेम कर दें। सपोज करना इन्होंने इस कंपाउंड ने इतनी एनर्जी ली, तब जाकर डिफरेंट एनर्जीज हो गई, वो ब्रेक डाउन हो गए। लेकिन अगर हम यूँ कहते हैं कि ये दोनों के दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब क्या करें, अगर मुख्तलिफ रवैये वाले, मुख्तलिफ एटीट्यूड वाले लोग हैं लेकिन वो मिलना चाह रहे हैं, अब क्या किया जाए, क्या हल है उसका कि उनको आप मिला दें, और जो उनमें एनर्जी गैप है, एनर्जी डिफरेंस है, उसको निकाल कर फेंक दें। तो क्या होगा, फिर दोबारा से वो कंपाउंड आपके सामने आ जाएगा। समझना, यानी अगर मैं इसको यूं कर दूं कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई, अब आप क्या करें, यहाँ पर इन दोनों का एनर्जी गैप तो है, उस एनर्जी गैप को आप रिलीज करवा दें। यानी कि हीट पहले क्या थी आपको पता है, हीट एज अ कैटलिस्ट काम कर रही थी, उन दोनों के तोड़ने में हेल्पर बन रही थी। अब क्या कर रहे हैं,
उन दोनों के जोड़ने में प्रोडक्ट बनाऊंगा उसको। बात समझना अभी नहीं है, ये भी समझना मुमकिन है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूँ। यानी आपने क्या कि दो कंपाउंड के दरमियान जो एनर्जी गैप था, जिसकी वजह से वो टूट रहे थे, बिखर रहे थे, जुड़ नहीं पा रहे थे, आपने उनको जोड़ने के लिए जोर लगाया, और जोर लगाने की वजह से इन दोनों के दरमियान जो गैप था वो निकल गया। बस समझ, उन दोनों के दरमियान से जो गैप था वो निकल गया। तो वो जब निकला तो वो एक प्रोडक्ट की फॉर्म में निकला। और जब दोनों की एनर्जी सेम हो गई, क्योंकि हीट तो निकल गई दरमियान से, यानी एनर्जी तो इजाफी एनर्जी निकल गई जिसने इन दोनों के दरमियान दरार डाली थी, वो निकल गई। तब आपको पता है जब एनर्जी सेम हो गई तो कंपाउंड बन गया। कंपाउंड बनेगा कब? जब एनर्जी सेम होंगी, जब दोनों एक ही लेवल पर होंगे। और कंपाउंड टूटेगा कब? जब दोनों की एनर्जीज अलग अलग होंगी, दोनों का लेवल अलग अलग होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। तो इसका नाम क्या बताया मैंने? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका नाम क्या हो सकता है? इसका नाम हो जाएगा जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आप इसको डिकम्पोज की जगह पे आप असल में बुक्स के अंदर जो नाम दिया जाता है उसके मुताबिक। एक दूसरी बात, अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर मसला ये है कि ये वाले जो टॉपिक था, इतने मेन टॉपिक ही निकाल दिए गए कि केमिकल रिएक्शंस की जो टाइप्स हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, या फिर कंबस्शन रिएक्शन, या डिस्प्लेसमेंट के अंदर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारे टॉपिक्स निकाल दिए गए। यानी केमिकल रिएक्शंस की जो टाइप्स होती हैं वो निकाल दी, और इसको इक्वेशंस को बाकी रखा हुआ है। जब बंदा पीछे की बात को समझेगा ही नहीं तो उसको कैसे समझ में आएगा कि इक्वेशन क्या होती है, और इक्वेशन को किन किन फॉर्म में लिखकर उसको सॉल्व किया जाता है, और उसको इक्वलाइज या बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग वाली चीज रखी हुई, लेकिन ये पीछे का मैंने फंडा ही निकाल दी। तो एक टाइप तो ये थी, और दूसरी टाइप आपके सामने ये आ गई। ठीक है, इन दोनों की एग्जांपल्स आपके सामने आ गई। एक शर्त जो मैंने आपको बताई कि यहाँ के लिए लाजमी है, अगर डिकम्पोज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उनकी एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा, यानी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर वो जुड़ रहे हैं तो उन दोनों की एनर्जी को सेम करना पड़ेगा, यानी हीट यहाँ से निकालनी पड़ेगी दोनों के दरमियान से, जो उन दोनों के दरमियान एक गैप बनाए बैठे हैं। ठीक, कभी कभार ये होता है कि अगर आप एक जोड़ी को देखते हैं, ठीक है ना, लेकिन मसला ये है कि उसमें उन्होंने एक तरीके से इसको यूं समझने की कोशिश करी जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा। अब वाटर मॉलिक्यूल आप देखते हो, उसमें आपको एक हाइड्रोजन दिखता है, हाइड्रोजन एटम दिखता है, और एक आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखता है। ठीक है, यानी यूं आप देखते हैं इसको, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी। वाटर मॉलिक्यूल तो इसी तरह होता है ना। तो इन दोनों ने मिलकर एक क्या बनाया हुआ, एक कंपाउंड बनाया हुआ है हाइड्रोजन। वैसे कहा तो यूं जाता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर ये बना है, हकीकत लेकिन ये होती है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी से मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना हुआ। ठीक है भाई, अच्छा, इन दोनों से मिलकर बना हुआ, यानी एक कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, ये है। फर्स्ट और सेकंड, इसको यूं आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये दो कंपोनेंट से मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना हुआ है। अब क्या होता है कि अगर इस हाइड्रोक्सी एटम को, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को, सॉरी, इससे बेहतर, इस हाइड्रोजन से बेहतर अगर कोई चीज मिल जाए, तो क्या ये इसको रिप्लेस करके उस चीज को अपने पास रख लेगा? अब देखते हैं इसकी नीड क्या है, यानी ये इससे चाहता क्या है। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन से चाहता क्या है। हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बहुत ज्यादा है। किसके मुकाबले में? इन हाइड्रोजन्स के मुकाबले में। ठीक है, तो अब इसको इससे बॉन्ड बनाकर इसकी नीड ये है कि इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा मिले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा मिले। अब याद रखें कि अगर इसकी नीड को कोई दूसरी चीज पूरा कर देगी तो बताइए इसको अपने साथ रखेगा? यानी कि अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कोई चीज किस तरीके से दूसरे की जगह पर रिप्लेस हो सकती है। एक डेफिनेशन ये समझ सकते हैं। इसका दूसरा रुख ये पढ़ें, मैंने एक क्या कहा कि कोई चीज दूसरे की जगह, ये दूसरा समझे, और वो कोई चीज होगी जो इस दूसरे की जगह पर बैठ जाएगी, यानी उसको डिस्प्लेस कर देगी। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरे रुख से यूं देखें कि कोई चीज किस तरीके से अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर सकती है। एक्सचेंज करने के लिए उसकी वो नीड, जो क्राइटेरिया हमने कहा कि इसको जिस चीज की नीड है, अगर वो इससे बेहतर तरीके से दूसरे किसी से मिल जाएगी तो वो इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, या फिर यूं भी कह सकते हो कि कोई इससे खतरनाक एटम आ जाएगा कि जो इसके मुकाबले में, इस हाइड्रोजन के मुकाबले में अगर तेज होगा तो वो इसकी जगह पर आकर बैठ जाएगा, इसको निकाल देगा।
अब वो सवाल होगा आपके जहन में, मुमकिन है अगर कोई बच्चा देख रहा है वो कहेगा कि भाई इसकी जगह पर क्यों आएगा, इसकी जगह पर क्यों नहीं आएगा, कि भाई वो होगा इसके कंपेरेबल होगा ही नहीं, यानी उसमें इतनी एनर्जी होगी नहीं जो ऑक्सीजन से वो मुकाबला कर सके। आपने एक टॉपिक आगे अगर नहीं पढ़ा तो आगे आप पढ़ लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल का एक पूरा टेबल आता है जिसमें फ्लोरीन की हाईएस्ट वैल्यू होती है, इसके बाद दूसरे एलिमेंट्स मेटल्स वगैरह आते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जिसमें बहुत सारे होते हैं। तो उसमें रिडक्शन पोटेंशियल यानी ये देखा जाता है कि भाई कौन है जो इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो उसमें सबसे ज्यादा आपको पता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिपेंडेंस पर काम हो रहा होता है। आपको पता है फ्लोरीन वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इस वजह से उसको सबसे हाई रखा जाता है। और ठीक है, मसला तो नहीं, आवाज सही आ रही मोहम्मद? सही है, ठीक है, समझना ही, ये सबक समझना ही क्या हो रहा है। यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन के अंदर जो हाइड्रोक्सी का जो साइड नेबरिंग एलिमेंट है उसको जगह पर यानी ये अपना पार्टनर चेंज कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है किसी दूसरे एलिमेंट से। तो इसके लिए शराइत है, हमने कहा ना इसके लिए कुछ कंडीशन से बताई नहीं गई है बुक्स के अंदर, लेकिन अपने जहन में रखनी होगी कि अगर इसकी जगह पर दूसरा आ रहा है तो वो इससे बेहतर होगा। ठीक है, अब इसकी जगह पर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो इससे बेहतर नहीं होगा। ठीक है, और ये अपने साथ उसको रख क्यों रहा है, इसको क्यों नहीं रख रहा, इसकी वजह ये है कि इसकी नीड जो होगी वो इससे बेहतर किसी आने वाले कमिंग एलिमेंट से अच्छे तरीके से पूरी हुई होगी। इसकी आप एग्जांपल आप यूं समझ सकते हो जैसे कि यूं करें, जिंक एक मेटल है, मैंने आपसे कहा ना कि उसमें ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं, उसमें जो टेबल है उसमें ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं। अब याद रखना उसमें जिंक और हाइड्रोजन का अगर आप वो देखें ना मुकाबला कराते हैं, तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, मैं यहाँ पर लगाता हूँ Rp, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पर आ सकता है। यहाँ पर अभी फिलहाल आप यूं रखें HCl रखें, HCl। ठीक है, अब आपको बताइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन सब सारे के सारे हाई हैं, तो इस वजह से इनसे तो मुकाबला हो नहीं सकता जिंक का। तो जिंक किसको यानी कमजोर को ही हमेशा घसीटा जाता है, वो आपसे आसान सी बात है। ठीक है, तो जिंक और फिर Cl प्लस का हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि यहाँ पर जिंक जो है वो +2 की फॉर्म में होता है। इसका मतलब है कि इसके साथ अगर इसको बैलेंस करना है तो किसी ऐसे एलिमेंट को लाओ कि जिस पर -2 चार्ज है। अगर वो एक ही माइनस लाता है तो उसको 2 ले आओ, यानी जिंक +2 तो Cl2, ताकि बैलेंस हो जाए कि ये -2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और ये +2 वैसा ही। और इसको करने के लिए आपने हाइड्रोजन को 2 की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में रखना होगा। इसका मतलब है कि 2 क्लोराइड और 2 हाइड्रोजन की नीड है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बंदे ने अपना पार्टनर चेंज कर दिया। वो बंदा कौन है, क्लोराइड, उसने अपना पार्टनर इससे रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये इससे बेहतर था। आसान सी एग्जांपल, क्योंकि पार्टनर को एक्सचेंज कब किया जाता है, जब उससे अच्छे पार्टनर की नीड होती है, या उससे अच्छा पार्टनर खुद आ जाता है तो हम उसको हटा देते हैं। वो एक हमारे लिए रद्दी बन जाता है, बेकार चीज बन जाता है नहीं। जैसे नई बुक्स, नई क्लास में जा रहे हैं तो अब पुरानी बुक्स तो नहीं चलेंगी, तो पुरानी बुक्स को नई बुक्स से रिप्लेस किया जाता है। अभी फिलहाल आपको उसकी नीड, ठीक है, वो अपनी जगह पर उसकी वैल्यू है पुरानी बुक्स की, लेकिन मेरे लिए फिलहाल ये इतनी वैल्यूएबल नहीं है, इस वजह से मैंने उसको एक्सचेंज कर दिया। तो यहाँ पर एक पार्टनर को डिस्प्लेस किया, और किसने किया, इस मेटल ने किया। वो चीज क्या थी, वो हाइड्रोजन था। तो इसे असल मेन हेडिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक क्या, दो किए, एक एलिमेंट किया तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इसका सही नाम क्या होगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, यानी सपोज करो कि अगर आपके पास 2 कंपाउंड जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन है वो बने हुए, और एक जगह पर एक दूसरा मेटल है, वो अगर इनकी जगह पर आना चाह रहा है तो उस सूरत में आपको पता है फ्लोरीन तो हटेगा नहीं, क्लोरीन हट जाएगा, तो वो मेटल आकर क्लोरीन की जगह पर बैठेगा और फ्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्लोरीन ने अपना एक एलिमेंट जो कि हैलोजन कंपाउंड था उसको चेंज कर दिया। इसे कहते हैं हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसमें क्या, हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी फिलहाल टॉपिक को समझने की कोशिश करें, एग्जांपल्स तो लॉट्स बहुत सारी है, हम उसे वो समझ सकते हैं इंशाल्लाह, मतलब ऐसे ऐसे समझेंगे, अभी वेट कर रहे हैं। ठीक, एक और इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, यहाँ तो हमने एक इस पर फोकस करना कि एक चीज चेंज हुई है, कि ये हो सकता है कि हम 2 चीजें चेंज कर दें। ठीक है, मैं नीचे से देख रहा हूँ कि मुझे वो हेडिंग देख रहा हूँ कि भाई क्या है बुक के अंदर जो मौजूद है, कि हेडिंग देख रहा हूँ और उसमें साथ साथ में रिएक्शन जो लिखा हुआ वो जहन नशीन करने के लिए। ठीक है ना, काफी टाइम बाद मैंने ये बुक उठाई इस वजह से।
तो जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड इस तरीके से आपके सामने डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। असल है बात को समझना, देखो अगर आपको कोई बात याद नहीं रहती तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर आपको बात देखने के बाद समझ में नहीं आती और वो सारा पढ़ चुके हो तो ये बहुत बड़ी बुराई, बहुत बड़ी बुराई है, ठीक है नहीं। अच्छा, अब ये क्या है, अब हमने ये देखना है कि भाई किस तरीके से आप जो है कंपाउंड को, यानी दो एलिमेंट, दो अपने पार्टनर्स को चेंज करेंगे, यानी दो कंपाउंड अपने पार्टनर को चेंज करेंगे, आसान से बात, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, NaCl बोले तो क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। अच्छा, अब क्या हो रहा है, एक पार्टनर ये है, ठीक है, एक पार्टनर ये है, यूं करते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर सिल्वर पर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज आता है और नाइट्रेट पर नेगेटिव आता है, Cl पर नेगेटिव आता है, Na पर पॉजिटिव आता है। अब आपको पता है जो दो अपोजिट चीज होती है वो आपस में अट्रैक्ट करती है, और जो दो सेम चीज होती है वो कभी भी आपस में अट्रैक्ट नहीं करती। तो मतलब ये हुआ कि सोडियम नाइट्रेट के साथ अट्रैक्ट होगा और एक कंपाउंड बना देगा जिसे हम बचपन में पढ़ा करते थे NaNO3, यानी NaNO3, मतलब इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर सिल्वर और क्लोराइड मिल जाएगा, अपोजिट चार्जेस हैं आपस में अट्रैक्ट करेंगे और इसके नतीजे में सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, जबकि चार्ज आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, खत्म कहानी, एक चीज बन गई आपके सामने। कुछ बात समझ में आई मेरी? यानी यहाँ पर क्या हुआ कि दो कंपाउंड थे, उन दोनों के अंदर दो एलिमेंट्स ने अपने अपने पार्टनर को चेंज किया। यूं कह सकते हो कि इसने अपने इस पार्टनर को चेंज करके इसको ले लिया, और यूं कह सकते हो कि इसने अपने इस पार्टनर को चेंज करके इसको ले लिया। दोनों रिस्पेक्ट से आप समझ सकते हो, इसके रिस्पेक्ट से भी समझ सकते हो और इसके रिस्पेक्ट से भी समझ सकते हो। वैसे तो ये इसके साथ न्यूट्रलाइज हुआ था, अपनी सही स्टेट में था, लेकिन जब इस एलिमेंट के अंदर ये भी चीज आ गई, दूसरी चीज आ गई, तो अब इसने देखा कि यार मेरी जो ये जो सिल्वर है ये कह रहा है कि मेरी नीड इससे ज्यादा बेहतर इसके साथ पूरी होगी, या फिर यूं कह दो कि इस क्लोराइड ने यूं कहा कि मेरी नीड सोडियम से ज्यादा सिल्वर से पूरी होगी। तो इन दोनों ने अपने अपने फायदे के लिए अपने अपने पार्टनर को दूसरे पार्टनर से एक्सचेंज कर दिया, ठीक है जी, बात समझ। अच्छा लास्ट, अच्छा इसका नाम क्या था, इसका नाम मैंने बताया कि इसका नाम था सिंगल डिस्प्लेसमेंट। नाम बताने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि आपने देख लिया कि यहाँ पर किसी चीज को डिस्प्लेस किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसकी जगह को वैकेंट छोड़ के हम जा रहे हैं, उसकी जगह पर हम दूसरा ला रहे हैं, ठीक है। ये बात बड़ी अहम थी कि एक की जगह पर दूसरा ला रहे हैं, उसकी जगह पर हम खत्म नहीं कर रहे कि हाँ भाई उसकी जगह को हम वैकेंट छोड़ दें, ऐसा नहीं। अच्छा एक और हम पढ़ सकते हैं, वो क्या होगा, ये तीसरा, ये चौथा, लास्ट हमने जो पढ़ना वो क्या है, आप याद रखना कभी भी अगर किसी अल्केन को या कार्बन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया जाए, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके सामने मौजूद हो, यानी बन जाए, तो उसको हम कहेंगे कंबस्शन रिएक्शन। मैंने क्या कहा, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट प्रोवाइड की जाए तो याद रख लो वो कंबस्शन रिएक्शन होगा, खत्म कहानी, ठीक है। यानी मैंने क्या, दोबारा सुनो, अगर सपोज करो, इसको यूं समझो, चूल्हा आपने जलाया, अब आपको पता है कि जो आपका चूल्हा है उसमें जो गैस आती है वो क्या है, मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस, CH4 जैसे हम कहते हैं, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। तो मीथेन गैस उसमें से निकल रही है, और आपको पता है कि आपके सराउंड में ऑक्सीजन तो फ्रीली फॉर्म मौजूद है, ऑक्सीजन बहुत सारी मौजूद है। अब मीथेन गैस, अब फिर आपने उस चूल्हे को जलाया, यानी उस गैस का यूज करते हुए उसको आपने फायर किया, आग फैल गई चारों तरफ, ठीक है, यानी उस बर्नर पर आग फैल गई। अब क्या चीजें हैं यहाँ पर, एक जो मीथेन गैस है जिसकी हेल्प से वो आग जली है, यानी अभी वो फिलहाल आपके लिए फ्यूल के तौर पर काम कर रहा है, और एक ऑक्सीजन है जो आपको पता है कि इस रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए कैटलिस्ट के तौर पर एक हेल्पर है, ठीक है। अब मीथेन गैस भी है, ऊपर से ऑक्सीजन भी है, हीट भी प्रोवाइड कर दी, हम कहानी। अब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आपको पता है वहां पर शूट्स निकलेंगे, तो ये क्या रिएक्शन होता है, ये होता है कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने क्या कहा, कंबस्शन रिएक्शन, पहले नाम समझ लें, इसकी एग्जांपल आपने अभी अभी देखी, अगर मीथेन गैस है उसको आप इन द फॉर्म ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इसके नतीजे में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो कैसे निकलेगी, CO2 से, तो ये भी तो है ना कुछ, तो ये अपनी ये हाइड्रोजन गैस अपनी जगह पर निकलेगी और साथ में हीट भी कुछ ना कुछ निकलेगी,
यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या है कि भाई ऑक्सीजन की मौजूदगी में मीथेन को, इथेन को, प्रोपेन को, ब्यूटेन को बर्न करो तो इसके नतीजे में प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर मिलती है तो ठीक है, ये कंबस्शन रिएक्शन है, अदरवाइज नहीं। अब आपके जहन में फौरन सवाल आएगा कि यहाँ भी तो भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी और हीट की फॉर्म में निकली थी, आपने उस वक्त उसको डिकम्पोजिशन नहीं कहा। तो मेरे भाई मैंने क्या कहा आपको कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले, लेकिन इससे पहले दो शर्तें और हैं कि हीट प्रोवाइड की हो, आप कहेंगे दोनों मौजूद हैं। एक और भी मैंने कंडीशन लगाई है, वो क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब आपके जहन में फौरन सवाल आएगा, यहाँ तो ओ के तीन एटम्स मौजूद हैं, तो अब आपने तो यहाँ तो ये फिर भी आपने इसको नाम क्यों नहीं दिया कंबस्शन, सारी शराइत है। तो मैंने कहा कि फ्रीली ऑक्सीजन कि वो किसी के साथ मिली हुई ना हो, अलग से हो, समझ आई नहीं, कि वो अलग से हो, किसी के साथ मिली हुई ना हो, तब जाकर हम कहेंगे कि हाँ भाई साहब कि ये जो है फ्रीली ऑक्सीजन है, जबकि ये इसके साथ मिली हुई है, एक मिलकर एक कंपाउंड बनाया हुआ है। ठीक है, पहली टाइप डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के अंदर यानी समरी में बताना चाहूंगा कि डिकम्पोज करने के लिए पहले तो ये कि जब कंपोजिशन होती है तो उन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप खत्म हो जाता है। अब डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी गैप बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, उसके लिए हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर जोड़ना है टूटी हुई चीज़ों को तो जोड़ा जाएगा, तो उसका मतलब है कि पहले जब वो टूटी हुई है तो उसमें गैप है, तो गैप को ख़त्म करने के लिए एनर्जी निकाली जाएगी। और अगर किसी को अपने अपने प्रेजेंट पार्टनर से बेहतर कोई पार्टनर मिलता है तो वो उसको रिप्लेस कर दे तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर एक कंपाउंड एक पार्टनर चेंज करे तो सिंगल, दो ने दो चेंज किए तो डबल। ठीक है, फिर आखिर में हमने कंबस्शन पढ़ा, उसकी तीन कंडीशंस थी कि ऑक्सीजन फ्रीली फॉर्म में मौजूद हो, हीट प्रोवाइड की जाए और प्रोडक्ट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिले, तब जाकर ये हुआ। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, मुमकिन है आपको कोई बात समझ में ना आई हो, या मुमकिन है कि आपको कुछ भी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और मसला ये हो रहा है कि दिल बड़ा करता है समझाने का, समझने का, लेकिन मसला ये है कि टाइम नहीं निकल पाता। तो इंशाल्लाह किसी दिन हम पढ़ेंगे, अगर मौका मिला तो कल परसों जब भी टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे तरीके से इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको किसी टॉपिक की नीड हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।